वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। दोस्तों, फिर से मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके सामने एक पुराने टॉपिक को ही लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चूँकि मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें साउंड क्लैरिटी एज वेल एज राइटिंग क्लैरिटी नहीं थी। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर ये वीडियोस थोड़ी सी क्लियर नहीं है, आप एक बार फिर से इसे समझा दें। तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स मैं पिछली बार अधिक नहीं दे पाया था, क्योंकि रूल्स में काफ़ी टाइम ज़्यादा चला गया था और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो इस बार मैं आपको रूल एज वेल एज अधिक से अधिक एग्जाम्पल समझा करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। It's the first day of 2024 and I'm very happy to giving you a very important topic for high school as well as intermediate classes and for competitions also। तो ये जो हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये सभी बोर्ड के लिए भी और कंपटीशंस के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको इस वीडियो को देते हुए बड़ा खुश भी हूँ और साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन भी करूँगा कि मेरा भी मनोबल आपके कमेंट्स से, आपके वॉच से बढ़ता है। आप वीडियोस को पूरी देखें, कमेंट्स करें अगर आपको कुछ चीज़ों की कमी लगे या कुछ आपको कोई नई अपडेट चाहिए हो, और साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको नववर्ष की हार्दिक बधाई पुनः। और अब हम चलते हैं उसी पैसिव वॉइस के कुछ रिवीजन टॉपिक की ओर, जहां मैं आपको पहले रूल्स मैंने लिखवाए हैं, समझाए हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार उस वीडियोस को देखते हुए वापस यहाँ पर आएंगे। हमने यहाँ पर उसी रूल्स को शॉर्टकट में लिखा है ताकि आपको मैं समझाते हुए एग्जाम्पल दे सकूँ हर वेराइटीज़ के। तो आप शुरू से एग्जाम्पल्स देखें और मैं हर वेराइटी के एग्जाम्पल आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और हर तरह के। तो अभी इसके बाद मैं फिर से एक बार पैसिव वॉइस पर आपको क्लास दूंगा, क्योंकि आज की क्लासेस में पैसिव वॉइस के सारे रूल्स हो पाना संभव नहीं है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जल्द ही मैं आपको कन्वर्सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊँगा ऑनलाइन। अभी मैं वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊँगा ताकि आप ज़ीरो से यानी बिगिनिंग से खुद में कुछ बातों को करना सीखें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें। और कुछ समय बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लूँगा, लाइव क्लासेस भी लूँगा, जिसमें मैं आपके साथ खुद बात करूँगा और आई विल ऑल सपोर्ट यू टू टॉक एंड कन्वर्स एंड रिमूव योर हेजिटेशन एंड ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस लेवल विद इन यू। तो आपको बेहतर करना, आपको ब्रशअप करना मैं सिखाऊँगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एज वेल एज मैंने बताया था कि अगर हम सीखने वाले स्टूडेंट हैं तो हम चीज़ों को शुरू से समझते चलें। तो इस पैसिव वॉइस की क्लास को मैंने थोड़ा सा इजी और स्मूथ बनाने की कोशिश की है। अगर यहाँ से कोई चीज़ आपकी छूट रही है तो आप ज़रूर पिछले वीडियोस को देखें और फिर यहाँ पर आएँ। ओके, चलिए, तो मैंने पहले साइड में कुछ रूल लिखे हैं, पहले मैं आपको उन्हें समझाता हूँ। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में मैंने बताया था आपको कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस है जिसे हम कहते हैं कर्तावाच्य। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता यानी वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले हो और वो कार्य कर रहा हो, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि राम ने खाना खाया, तो खाना खाने वाला काम कौन कर रहा है? राम। और राम कहाँ है? वाक्य में सबसे पहले है। तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। आप अगर एक्टिव वॉइस में अपने वर्ब से पूछते हैं कौन, तो कौन पूछने पर भी आपको आपका सब्जेक्ट यानी काम करने वाला मिल जाता है। तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे हमने कहा कि योर फादर गिव मी अ बुक, तुम्हारे पिता ने मुझे एक किताब दी। योर फादर गिव मी अ बुक, तो क्वेश्चन है किसने दी? तो द आंसर इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी ने। तो तुम्हारे पिताजी, व्हाट इज दैट? ये सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं? मुझे किताब दे रहे हैं। तो ये बातें मैंने पिछले वाले टॉपिक में आपको बताई हैं।
कि हम एक्टिव और पैसिव को पहचानेंगे कैसे। अब हम सीखेंगे जहां हमने पिछले बताया भी था और फिर थोड़ा सा और उसे क्लियर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से कि अब एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे कैसे। चले तो पहले उस रूल को शॉर्ट रूल से हम समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा जो है वो ये होता है कि हम अपने सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो हमने शॉर्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी हम अपने एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। रूल नंबर सेकंड मैंने बताया था कि टेंस की अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम टेंस में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ते हैं आपको टेंस नहीं पता तो आपके लिए समस्या होगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको टेंस नहीं देखना है। रूल नंबर सेकंड कहता है हमेशा वर्ब को देखिए। आपको टेंस नहीं देखना है, आपको वर्ब को देखना है, वर्ब को पहचानना है। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डज या डू दिख रहा है आपको, तो आप उसे इज एम आर में बदल देंगे। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म या डज डू दिख रही है तो आप उस डज डू को या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दिख रही है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में बदल देंगे पैसिव वॉइस में। रूल नंबर सेकंड कहता है अगर आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म दिख रही है या डिड दिखाई दे रहा है तो डिड भी सेकंड फॉर्म ही होती है दोस्तों। तो आपको अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड हमारे सेंटेंस में दिखाई दे रहा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर। और दोस्तों अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, थर्ड फॉर्म की खूबी ये होती है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है। याद रखेंगे दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। तो अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलनी है, बस उस हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देना है। इतना सा काम दोस्तों आपको करना है, बस हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ना है, किसी हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं करना है। नेक्स्ट में हमने कहा अगर हमारा वर्ब जो है उसमें ing लगा हुआ हो तो हम वर्ब में ing हो तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब में दोस्तों बिंग जोड़ देंगे, बिंग जोड़ देंगे। ठीक है, हमें टेंस की कोई नॉलेज नहीं रखनी है, हमें बस ये जानना है चूंकि हमारे बोर्ड एग्जाम नियर हैं और साथ ही साथ हम थोड़ा जल्दी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो केवल वर्ब की फॉर्म को समझेंगे। फर्स्ट फॉर्म अगर दिखा तो हम इज एम आर में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म दिखा दोस्तों तो हम वाज वर्ब में बदलेंगे। सेकंड फॉर्म को कैसे पहचानेंगे? सेकंड फॉर्म कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती है। थर्ड फॉर्म दोस्तों दिखा तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते, उसमें बीन जोड़ देते हैं। और याद रखें थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है। वर्ब में ing को तो हम भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अगर ये दोस्तों आपको दिखा तो आप हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ देंगे। अब आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। अभी हमने मॉडल ऑक्सिलरी की हाल ही में आपको क्लास पढ़ाई है, कैन और मे के बारे में पढ़ाया है। हमने कहा था कि आपको अगली वीडियोस में शुड वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा, शुड, मस्ट और आउट टू। तो चलिए मॉडल ऑक्सिलरी इन्हें ही कहते हैं। हमने बताया था मॉडल ऑक्सिलरी मतलब वो हेल्पिंग वर्ब जो अगर वाक्य में वर्ब दिखाई दे रहे हैं, काम दिखाई दे रहे हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में अंतिम वाले शब्द की अंग्रेजी ही मॉडल कहलाती है। चाहिए के लिए शुड लगाते हैं, सकता है के लिए में या कैन लगाते हैं। ऐसे ही अगर पढ़ता है पढ़ती है आ जाता है तो हैज टू, हैव टू लगा देते हैं। आवश्यकता है के लिए नीड टू लगाते हैं। बहुत सारे मॉडल होते हैं दोस्तों, इनके बारे में हमारी आपकी क्लासेस, अब मेरी क्लासेस में आपको मिलती रहेंगे वीडियोज़, तो आप उसे देखेंगे समझ जाएंगे। और जो जानते हैं वो ये जान लें कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर दिख गया में, कैन, शुड, में, मस्ट, माइट, आउट टू, तो हम वहाँ केवल मॉडल में बी जोड़ देंगे। तो ये हमारे हो गया रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। रूल नंबर 2, वर्ब को देखकर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई कर देनी है। रूल नंबर 3 कहता है आपके पास कोई भी वर्ब की फॉर्म हो दोस्तों, आपको केवल थर्ड फॉर्म ही लगानी है। रूल नंबर 4 कहता है कि सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दीजिए। यानी आपने ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पे रखा था, अब सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे रखिए। बड़ी सीधी सी भाषा में मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमें बदलना केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस ही है, जगह ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़कर किसी और की जगह को हम नहीं बदलेंगे। ये बात समझाने के लिए हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर रखा है। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस में या किसी भी सेंटेंस में जिसमें कर्ता प्रधान है, वहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं।
तो चले अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हमने अपना सबसे पहला रूल बताया दोस्तों कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। मतलब इस ऑब्जेक्ट को दोस्तों हमें उठाएंगे और हम ले आएंगे सब्जेक्ट जहां पर है और बस यहीं पर लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आपने दोस्तों किसे लिख दिया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया। तो सब्जेक्ट की जगह पे दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ये बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला रूल कहता है कि हमेशा वर्ब को देखो और हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है ये अपनी जगह पर ही रहेगी, इसका जगह बदलने वाला नहीं है, बस लगेगी किसके हिसाब से, वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी दोस्तों। अब ये जो वर्ब है ये भी अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन याद रखें कैसे रहेगा दोस्तों, हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में रहेगा। ये वर्ब हमेशा यही रहेगा, लेकिन दोस्तों कैसे रहेगा, थर्ड फॉर्म के रूप में। अब ये जो सब्जेक्ट हमारा बच रहा है ये सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा दोस्तों, तो ये सब्जेक्ट चलाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट की जगह आपने किसे लगा दिया, बाई लगा करके सब्जेक्ट को लगा दिया। तो यही दोस्तों हमारा रूल है, यही हमारे वाक्य का रूल है जिसे मैं समझाना चाहता हूं। तो हमने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट चला आया सब्जेक्ट की जगह शुरू में, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पे है लेकिन वर्ब के फॉर्म के अनुसार, वर्ब के फॉर्म के अनुसार, जैसा वर्ब का फॉर्म होगा दोस्तों वैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब के फॉर्म के अनुसार आ जाएगी। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। हमने यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमने कहा राम प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। हमारे पास सेंटेंस है राम प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। तो सबसे पहले आप समझें बेटा दोस्तों, पहले ये समझिए कि हमारे वाक्य में काम कौन है, वर्ब कौन है। तो हमको दिखेगा प्ले मीन्स खेलना, और खेलना क्या होता है दोस्तों, खेलना है काम। अब काम करने वाला कौन है, तो इसके पहले आप देखेंगे हमको दिख रहा है काम करने वाला राम है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर हमने देखा ये काम है और इसमें क्या लगा हुआ है, ईडी, ईडी लगा है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये काम है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। और वर्ब के ठीक बाद कौन दिख रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल कौन हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और दोस्तों ऑब्जेक्ट मिल गया। ये तीन चीजें मिल गई, हमें और कुछ चाहिए भी नहीं। अब आप अपने रूल की ओर देखेंगे। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। तो हमने दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को उठाया, शुरू में ले गए और हमने राम की जगह पर लिख दिया फुटबॉल। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा अगर ये छोटा हो तो वीडियो को जूम करके जरूर देखें, चीज़ें समझ में आएंगी, क्लैरिटी आपको समझ में आएगी। बहुत बड़ा अगर मैं लिखूंगा तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इसलिए मैं एवरेज साइज में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा भी इसे बड़ा करके देखें। तो फुटबॉल को हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट को कर लिया सब्जेक्ट की जगह बिल्कुल शुरू में। फिर हमने देखा वर्ब के सेकंड फॉर्म है, और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमेशा वर्ब को देखो। जैसे हमने वर्ब को देखा सेकंड फॉर्म, हमारी निगाह पड़े कि सेकंड फॉर्म या डीड हो तो वाज या वर्ब में बदल दो। तो हम समझ गए भाई कि हमको यहाँ सेकंड फॉर्म दिख रहा है तो हमको लगा देना है वाज या वर्ब। तो फुटबॉल सिंगुलर है तो हमने वाज लगा दिया, फुटबॉल वाज बन गया। जैसे ही हमने वाज लगाया रूल नंबर 3 पर आ गए, रूल 2 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 3 पे आ गए। 3 कहता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होगी। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में
हमने दोस्तों बस इतना ही अंतर बताया है कि जो सेकंड फॉर्म होती है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब देखिए मौजूद होती है। तो फुटबॉल वॉज प्लेड। अब हमने देखा रूल नंबर 4 कि सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बना दो। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों फुटबॉल है और इसकी जगह हम बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो हमने लिख दिया बाई राम। अब दोस्तों बचा कौन? यस्टरडे। तो जो यस्टरडे बचा है उसे आप लास्ट में लिख दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस हो गया कि राम प्लेड फुटबॉल या फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राम यस्टरडे। जब हमने बोला राम प्लेड फुटबॉल यस्टरडे तो हमने कहा राम ने खेला फुटबॉल को यस्टरडे, यानी कल। राम ने कल फुटबॉल खेला। अगले में हमने बोला फुटबॉल वॉज प्लेड, फुटबॉल को खेला गया बाय राम, राम के द्वारा यस्टरडे, कल राम के द्वारा फुटबॉल को खेला गया। ये हो गया इसका अर्थ। चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है कि डज ही ड्रिंक वाटर, डज ही ड्रिंक वाटर। चलिए यहां पर हम इतने पे क्वेश्चन कर लेते हैं। डज ही ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पीता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे वाक्य में काम क्या है। हमारे वाक्य में काम दिख रहा है दोस्तों ड्रिंक यानी पीना, और आपको पता होगा पीना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये तो हमें पता है। फिर हमने देखा कि अगर काम वर्ब पीना है तो इसके ठीक पहले कौन होगा? वाक्य का सब्जेक्ट होगा। और पी रहे हैं तो क्या पी रहे हैं इसके ठीक बाद होगा वाटर, वाटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। ये तीनों चीजें हमारे पास हो गई। और हमको पता है कि स्पेस यानी जगह जो है, प्लेस जो है, प्लेस केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही बदलता है, बाकी सब अपनी जगह पर होते हैं। तो जब सब अपनी जगह पर हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट ये है और हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, और केवल इनका ही जगह बदलेगा, किसी और का जगह बदलता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डज। डज अपनी जगह से नहीं बदलेगा, डज का जगह नहीं बदलेगा, लेकिन हमने नियम पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज अगर दिख जाए तो आप उसे इज एम आर में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे दोस्तों? इज एम या आर में। तो इज एम या आर में तो हमने देखा डज की जगह इज एम आर में से कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, इज एम या आर, इनमें से तो कुछ भी आ सकता है डज की जगह पर, क्योंकि हमने बोला है। फिर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे कौन आएगा दोस्तों? वाटर। कौन आएगा? वाटर। और जब यहां वाटर आ गया तो हमें पता है वाटर तो सिंगुलर है, वाटर तो प्लूरल है नहीं। तो हमें पता है कि इज सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ लगाते हैं और आर प्लूरल के साथ लगाते हैं। यहां वाटर है यानी बाकी किसी का काम नहीं है, काम किसका है? केवल इज का। तो हमें एम आर की यहां कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों डज को किस में बदल देना है? हमें डज अपनी जगह पर ही है, लेकिन इसे हमने बदल दिया दोस्तों इज में। तो इज और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया वाटर। दोस्तों वर्ब अपनी जगह पर है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ड्रंक। तो इज वाटर ड्रंक। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट चलाएगा ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगा करके? बाई लगा कर। तो बाई, और ही का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। तो डज ही ड्रिंक वाटर, क्या वह पानी पीता है? इज वाटर ड्रंक, क्या पानी पिया जाता है? बाई हिम, उसके द्वारा, क्या वह पानी पीता है या क्या उसके द्वारा पानी पिया जाता है? एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों सेंटेंस है ही हैज गिवन यू अ बुक, ही हैज गिवन यू अ बुक, उसने हैज गिवन दी है, यू तुम्हें, अ बुक एक पुस्तक, उसने तुम्हें एक पुस्तक दी है। अब दोस्तों यहाँ पे काम क्या दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा गिवन। तो गिवन दोस्तों हो गया हमारा वर्ब। हमने बताया वर्ब के ठीक पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब के पहले काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये हैज तो हेल्पिंग वर्ब है और हैज के और पहले काम करने वाला ही दिखाई देगा। ही कौन है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला हैज नहीं हो सकता, काम करने वाला ही हो सकता है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यू दिख रहा है। तो यू क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। बाकी सब चीज़ों से हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को बदलना है, बाकी सब अपनी जगह पर हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको पता है कि ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट के पास, यानी वाक्य में सबसे पहले दोस्तों क्या हो गया, यू हो गया। सबसे पहले हमने लिख दिया वाक्य में यू को, क्योंकि यू क्या हो गया दोस्तों, यू चला आया सब्जेक्ट की जगह पर। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया हमने यू को, तो यू पहले हो गया। अब यहाँ दोस्तों हैज है और हैज के साथ हमें दिख रहा है कि गिवन है, और गिवन कौन है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमारा नियम कहता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में होगी, और हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को मत बदलिए, बीन जोड़ दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे ही दोस्तों उतर जाएगा, लेकिन यू के साथ हैज नहीं लगता, तो हमें हैव लिखना होगा। और इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों, बीन जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बदलना नहीं है, केवल आपको उसमें बीन जोड़ देना है। तो यू हैव बीन, तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर है, वर्ब को आपको अपनी जगह पर लिखना है। रूल नंबर 3 कहता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जगह मत बदलिए, ये अपनी जगह पर ही है, थर्ड फॉर्म ये पहले से है, इसे वैसे ही लिख दीजिए आप। तो यू हैव बीन गिवन। अब आप यू की जगह पे किसे लिख सकते हैं, ही को, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को, और कैसे लिखेंगे, बाई लगा कर लिखेंगे दोस्तों। तो आप लिखेंगे यहाँ पर यू हैव बीन गिवन बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, हिम, और जो ऊपर बचा है आपके पास उसे भी ऐसे ही वापस उतार देंगे, अ बुक। तो यू हैव बीन गिवन हिम अ बुक, यानी यू हैव बीन गिवन तुम्हें दी गई है, बाई हिम उसके द्वारा, अ बुक एक पुस्तक, तुम्हें उसके द्वारा एक पुस्तक दी गई है। आपके पास एक ऑप्शन और है, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो आप चाहो तो इस बाई हिम को लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, यू हैव बीन गिवन अ बुक बाई हिम, तो आप बाई हिम को सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हैं। अब आप इसके स्क्रीनशॉट लें, मैं इसे इरेज कर आपको फिर आगे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों अब ये मॉडल का एग्जाम्पल है, सी कैन रीड योर लेटर। अब आप यहाँ पर कैन देख सकते हैं, अभी हाल ही मैंने आपको मॉडल के बारे में बताया था, कैन यानी सकता है, और आप जानते भी होंगे इसके बारे में। तो सी कैन रीड योर लेटर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन एक मॉडल हो गया। अब वर्ब क्या है, काम क्या है, हमें काम ढूंढना है। तो काम है रीड, पढ़ना, काम हमारा क्या है दोस्तों, पढ़ना। और हमने बताया वर्ब के पहले जो दिखता है प्रोनाउन या नाउन वो सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के पहले आपको क्या नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है, सी, तो सी हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, रीड हमारा वर्ब है। और हम क्या रीड कर रहे हैं, हम क्या रीड कर रहे हैं, योर लेटर, तुम्हारे लेटर को, तुम्हारे पत्र को। तो दोस्तों ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला और ऑब्जेक्ट मिला। चले अब हमारा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को ले आइए।
सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाइए। तो चलिए हम ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर। तो आप सब्जेक्ट की जगह पे सी की जगह पे आ गया योर लेटर। चलिए दोस्तों, पहला काम हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट योर लेटर को हमने शुरू में लिख दिया। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, हमेशा वर्ब को देखें। और आपने क्या देखा कि यहाँ तो मॉडल है, कैन में है, और आपको मॉडल में क्या करना है दोस्तों, बी जोड़ देना है। कुछ मत करिए, जो आपके पास मॉडल है उसमें बी को जोड़ दीजिए। तो आपने जोड़ दिया दोस्तों, कैन बी। तो योर लेटर कैन बी। रूल नंबर 3 कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें। तो रीड अपनी जगह पर है, अब आपको इसकी थर्ड फॉर्म लिख देनी है, READ। दोस्तों रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इसे रेड पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ते हैं रेड? क्योंकि ये रेड पढ़ने पर ही पता चलता है कि ये थर्ड फॉर्म है। अगर आप रीड पढ़ोगे तो ये फर्स्ट फॉर्म कही जाएगी। अब आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है, और क्या कैसे लिखना है, बाई लगा कर। तो हमने बाई लिखा और सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों बनाया, तो ये क्या बन गया, हर बन गया। ये हमारे पास मॉडल के एग्जाम्पल हो गए। अब हम आते हैं अगले नियम पे और एग्जाम्पल्स में। चलिए, ये हमारे पास सेंटेंस हो गया, विल सी हेल्प हिम। विल सी हेल्प हिम। अब हमारे पास वर्ब कौन दिख रहा है दोस्तों, हेल्प। हेल्प यानी हेल्प करना, मदद करना। और हमें वर्ब के ठीक पहले क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट दिख रहा है सी। और हेल्प के बाद क्या दिख रहा है, हिम दिख रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ये बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट जो हमें नाउन या प्रोनाउन दिखे, वर्ब के ठीक पहले जो नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है वो सब्जेक्ट है, वर्ब के ठीक बाद जो नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हमें मतलब है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो विल हमारे पास है। अब सर विल के साथ क्या किया जाए? आपने तो पढ़ाया है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आप इज एम आर लगा दो। हाँ दोस्तों, हमने पढ़ाया है, और हमने ये भी बताया है आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी में हम हेल्पिंग वर्ब अगर दिखे यानी मॉडल दिखे तो हम बी जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल कोई टेंस नहीं होते। हमने पढ़ाया कि विल और सेल क्या हैं, विल और सेल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हैं। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, विल और सेल मॉडल भी होते हैं। विल और सेल मॉडल ऑक्सिलरी हैं। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सर, विल और सेल मॉडल ऑक्सिलरी भी हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि विल और सेल अगर आपने किसी वर्ब के साथ लगा दिया तो ये आपके भविष्य को बताने लगता है, और भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता। आप उस काम की बात करने लगते हैं जिस काम का होना निश्चित नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं मैं कल आपको नरेशन पर एक वीडियो दूंगा, क्या मैं आपको वीडियो दे दूंगा ये निश्चित है? नहीं। तो काम तो दिख रहा है, मैंने कहा कल आपको वीडियो दूंगा, तो ये जो वीडियो देना है ये काम तो है, लेकिन क्या ये निश्चित है? और मैंने कहा जब कोई काम हुआ नहीं, बीता नहीं, हो नहीं रहा है और होगा ये जरूरी भी नहीं है, तो ऐसे वाक्यों के टेंस हमेशा मॉडल होते हैं। इसलिए ये जो विल दिख रहा है ये भी मॉडल की ही कैटेगरी है। विल और शैल भी मॉडल में ही गिने जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ के कंफ्यूज ना हो। अगर विल शैल दिखे तो भी आप इसे मॉडल ही समझेंगे। चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर जितने भी रूल्स हैं हमारे वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, सिवाय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की किसी का जगह बदलेगा नहीं। तो विल का भी जगह नहीं बदलेगा, विल भी अपनी जगह पर ही रहेगा। तो सबसे पहले हमने विल को अपनी जगह पर लिख दिया क्योंकि जगह नहीं बदलेगा, और मॉडल भी नहीं बदलेगा क्योंकि हमें केवल मॉडल में बी को जोड़ देना है। अब
ऑब्जेक्ट को हमने उठाया और सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। हिम ऑब्जेक्ट है और इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही, विल ही। अब विल ही और विल में क्या जोड़ना था दोस्तों? बी। अरे सर यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं? आपको तो यहीं पर जोड़ देना चाहिए था, विल भी लिख देना चाहिए था। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, याद रखें, कोई भी बड़ी सहायक क्रिया, कोई भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब कभी भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में साथ में नहीं होती। ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें ये बड़ी सहायक क्रियाएं साथ दिखाई देती हैं। जैसे ही ये बड़ी सहायक क्रियाएं नेगेटिव में आती हैं, इन दोनों सहायक क्रियाओं के दो खंडों के बीच में नॉट आ जाता है। जैसे ही आप इन्हें इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इन दोनों खंडों के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है दोस्तों। तो वही सब्जेक्ट ये ही बीच में आया हुआ है। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना तो विल और बी के बीच में कौन आएगा? ही। क्यों? क्योंकि बड़ी सहायक क्रियाएं कभी भी साथ में नहीं रहती। अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो नॉट बीच में होगा, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, तो विल अपनी जगह पर है, सी की जगह पर ही आ गया। चूंकि विल को हमने बताया मॉडल है, इसलिए विल में हम क्या जोड़ेंगे? बी। अब हेल्प अपनी जगह पर है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये बन जाएगा दोस्तों हेल्प्ड। और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमें सब्जेक्ट लिखना है बाई लगाकर, तो हमने लिखा बाई, और बाई लगाते ही हमने सी का ऑब्जेक्ट लिखा, और सी का ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है? हर। तो विल ही बी हेल्प्ड बाई हर। ओके, एक लास्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं आपको और समझाऊंगा। सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस है दोस्तों, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्ब को दोस्तों। हमारा काम है कि हम अगर एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं, सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए। तो हमने वर्ब को देखा और हमें दिख रहा है प्लेइंग, और वर्ब में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? ING दिखाई दे रहा है। तो वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पर जो हु दिखाई दे रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो ये जो क्रिकेट दिखाई दे रहा है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे सर ये क्या कह रहे हैं? आपने कहा हु सब्जेक्ट है, हु तो कौन होता है? हु तो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, ये सब्जेक्ट कैसे हो गया? तो दोस्तों जब भी आप किसी सेंटेंस को देखते हैं, आपको सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट दिखाई देता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। आपने पूछा तुम्हें कल कौन बुलाएगा, तुम्हें कल कौन बुलाएगा, तो ये कौन जो है इसे इंग्लिश में हु बोला जाता है। हु विल कॉल यू टुमारो। तो जैसे ही आपने बोला कौन बुलाएगा, यहाँ पे बुलाने का काम करने वाला आदमी जो है वो कौन है? वो कौन ही है। जैसे ही आप कौन का जवाब देंगे, वो जवाब दिया हुआ आदमी ही सब्जेक्ट बन जाता है। याद रखें, हु को हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही माना जाता है। हु वाक्य का सब्जेक्ट होता है, याद रखें। हु प्रश्नवाचक शब्द है, WH वर्ड है, साथ ही साथ दोस्तों हु किसी वाक्य का सब्जेक्ट भी होता है। तो हमने हु को दोस्तों मान लिया सब्जेक्ट। वर्ब में हमारे ING दिखाई दे रही है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्रिकेट। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। तो हमने क्रिकेट को उठाया और सबसे पहले लिख दिया क्रिकेट। तो हमने सबसे पहले हु की जगह पर दोस्तों क्या लिख दिया? क्रिकेट लिख दिया। अब दूसरी बात हमने देखा वर्ब में ING है, तो जैसे ही हमने वर्ब में ING को देखा, हमने क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब में बिंग जोड़ दो, यानी हेल्पिंग वर्ब को बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है दोस्तों वैसा ही उतार दीजिए, बस इसमें क्या जोड़ देंगे? बिंग जोड़ देंगे। तो आपने जोड़ दिया बिंग, तो हो गया क्रिकेट इज बीइंग। ठीक है, तीसरा नियम कहता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने देखा प्लेइंग, प्लेइंग में प्ले वर्ब है और प्ले की थर्ड फॉर्म लगा देंगे दोस्तों, तो क्या बनेगा? प्लेड।
अरे सर ये आईएनजी कहाँ गया? यही आईएनजी बेटा दोस्तों बिंग में आ गया, तो आईएनजी हट गया तभी ये बिंग बना है, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड। अब दोस्तों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दीजिए। तो हमने क्रिकेट की जगह पर लिखा बाई, और हु को ऑब्जेक्ट हमने बनाया दोस्तों, तो ये बन गया होम। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय होम। ये जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस थे उसे आप ऐसे बना सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के लिए दोस्तों, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल सेंटेंस के लिए मैं आपको अगली वीडियो दूंगा। चूंकि वीडियो अब काफ़ी लेंदी हो रही है, आप वॉच करने में भी इरिटेट हो गए, तो मैं चाहूँगा कि आप इतनी चीज़ों को समझें, और मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस हफ्ते के अंदर ही मैं आपको अगली वीडियो दूं जिसमें आप इम्परेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस और स्पेशल सेंटेंस के बारे में पढ़ सकें। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट एंड अगेन very happy new year to all of you. Goodbye guys.